नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है कि 4 बजे के बुलेटिन में, जी हाँ, 4 बजे हर रोज हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस के मुद्दे को लेकर के, और दोपहर 1 बजे हम हेलो मनी नाइन लेकर के आते हैं शेयर बाजार से जुड़े मुद्दों को लेकर के। मौजूदा वक्त में ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना कमाते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना बचाते हैं। आपकी छोटी छोटी बचत ही आपकी भविष्य की जिम्मेदारियों और ज़रूरतों को पूरा करेंगी। मौजूदा समय में बचत के तमाम विकल्प मौजूद हैं। कुछ लोग बेहतर रिटर्न की तलाश में शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, लेकिन आज भी देश में एक बड़ा वर्ग छोटी बचत योजनाओं पर ही भरोसा करता है और उनमें निवेश करता है, क्योंकि वो अपनी बचत के साथ कोई जोखिम लेना नहीं चाहता है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम इन्हीं छोटी बचत योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे आज के खास मेहमान होंगे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षद चेतनवाला जी। हर्षद जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका। और आपको बता दें कि हर्षद जी को फाउंडर भी हैं mywealthgrowth.com के, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज का विषय सर काफ़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि निश्चित रूप से शेयर बाजार हो, म्यूचुअल फंड हो, इस पर हम तमाम बातें करते रहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज भी जो परंपरागत तरीका है उस पर ही भरोसा करता है, जो सरकारी योजनाएं होती हैं जहाँ पे उसको ज़्यादा ब्याज मिलता है। अब और ख़ासतौर से जो मौजूदा माहौल है उसमें हम देख रहे हैं कि हाल ही में सरकार ने कुछ 1-2 साल की जो छोटी बचत योजनाएं हैं उन पे उनके ब्याज में भी सरकार ने 30 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी की है। क्या इंटरेस्ट रेट इस समय जो है ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि स्मॉल सेविंग में पैसे लगाने का ये सही वक्त है? जिस तरीके से हम दुनिया भर में अब जो स्थिति देख रहे हैं, थोड़ी सी अनिश्चितता, मंदी की आशंका अमेरिका यूरोप को लेकर के है, तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने का ये सही वक्त है क्या? जी, सबसे पहले धन्यवाद विपुल जी कि आपके शो पे हमको आपने इनवाइट किया। आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है जो स्मॉल सेविंग्स में निवेश करता है। और ये इसका एक प्रायोरिटी ये होता है उनका कि उनका जो रिक्वायरमेंट है कि मेरा पैसा जो है वो सेफ रहे, और स्मॉल सेविंग्स वो चीज जो है वो हमेशा वो प्रोवाइड करते रहा है। स्मॉल सेविंग्स के लिए अगर हम बात करें तो एक एक पर्टिकुलर ऑडियंस है जो इन स्कीम्स में निवेश करना पसंद करते हैं। जैसे मैंने कहा कि उनको सेफ्टी उनकी प्रायोरिटी है, और उनको रिस्क जो है वो कम लेना है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट अभी ऑल टाइम हाई, जैसे जिस तरह से बाजार चल रहा है और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हुए हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स हम कह सकते हैं कि एक पीक पे है। और ऐसे समय में समझ लीजिए कि हमने डेट में, या जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स प्रीडोमिनेंटली जो डेट ड्रिवन कहलाते हैं, तो वो डेट ड्रिवन इन्वेस्टमेंट्स में अगर आपने लंबे समय के इन्वेस्टमेंट्स में लॉक कर दिया तो आपको इंटरेस्ट रेट है वो अच्छा मिलता है। और इसका ट्रेंड जो है विपुल जी हमको दिखता रहेगा। अगर हमने देखा होगा कि पिछले 3 क्वार्टर से जिस तरह से कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे जो इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं, तो ये केवल 1-2 साल के लिए नहीं, अगर समझ लीजिए कोई भी निवेशक जिनको सेफ्टी चाहिए और जिनको एक एक अश्योरेंस चाहिए कि गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो वो मिड ड्यूरेशन या फिर लंबे ड्यूरेशन के लिए भी इस चीज को देख सकते हैं। जी, एक यहाँ पर एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आगे एक एक करके जो तमाम स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, किसके लिए कौन सी अच्छी है, उस पर हम एक एक स्कीम पे डिटेल में चर्चा करेंगे सर। लेकिन अभी अगर एक मान लीजिए एक मिक्स रखना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंजर्वेटिव सोच के हैं लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि उन्हें रिटर्न बढ़िया मिले, तो अगर मान लीजिए जैसे म्यूचुअल फंड है एक माध्यम जिसके ज़रिए आप भी सलाह देते हैं और काफ़ी लोग अब काफ़ी निवेश आ भी रहा है, कितना हिस्सा इंसान को स्मॉल सेविंग स्कीम का अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए जिसके लिए वो निश्चित रहे कि अगर मुझे कभी ज़रूरत हो 2 साल 4 साल में एक उद्देश्य के लिए हमने लगाए हुए हैं तो ये कम से कम पैसे सुरक्षित रहेंगे? और कितना पैसा आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट यहाँ की तरफ जो है शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि खासतौर से उन लोगों के लिए जो मध्यम वर्ग के हैं जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अपने पैसों के साथ? जी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा कोई भी निवेशक के मन में रहता है कि मैं कितना पैसा जो है उस पर मैं रिस्क ले सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा कितना पैसा जो है मुझे सेफ्टी में रखना चाहिए। तो बिल्कुल। ये सारी चीज जो है ना विपुल जी, ये अगर हम कोई भी किसी भी समय पे अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो हम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड या जो गोल ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करेंगे,
तो उसमें ये जो है आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। पहला चीज ये कि समझ लीजिए कि मेरा अगर गोल जो है वो लंबे समय तक है, लॉन्ग टर्म है, और मेरे रिस्क लेने की क्षमता उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास काफी समय है, तो वो स्टेज में आप इक्विटी फंड्स और डेट डेट फंड्स, और या फिर आप अपने स्मॉल सेविंग स्कीम्स को आप उसमें आप निवेश कीजिए, तो आपको बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक। अ, अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता कम है और आपको रिक्वायरमेंट जो है वो समझ लीजिए 2-3 साल में है, और आपको कैपिटल पे जरा भी रिस्क नहीं लेना है, तो आपके लिए स्मॉल सेविंग स्कीम ज्यादा बेटर होता है। तो इसका एक एक कोई भी है ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है विपुल जी। ये बहुत सब्जेक्टिव है। जी। और दूसरी चीज है कि रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। लेकिन अगर मैं सारा पैसा केवल स्मॉल सेविंग स्कीम में रखूं, तो मेरा पैसा जो रेट से बढ़ना चाहिए लंबे समय में वो नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। और सारा पैसा मैं इक्विटीज में रखूं या फिर म्यूचुअल फंड्स में रखूं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में रखूं, और उसमें से कुछ पैसा अगर मुझे 2-3 साल में चाहिए, तो अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर नीचे हुआ तो मेरे बिल्कुल। कैपिटल पे भी रिस्क होता है। तो एक अच्छा बैलेंस आउट करने के लिए एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच जितना फॉलो करते हैं, इसमें दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो दोनों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण जो है स्थिति बनी हुई है। आपको स्मॉल सेविंग स्कीम में भी पैसे लगाने चाहिए, आपको पैसे बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड में, इक्विटी मार्केट में भी पैसे लगाने चाहिए, लेकिन एक संतुलन बना के रखेंगे अपने लक्ष्य के अनुसार तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। लेकिन आज चूंकि कार्यक्रम हम स्मॉल सेविंग स्कीम पे कर रहे हैं तो फोकस इसी पर रहेगा। लेकिन इस बीच परशुराम जी कह रहे हैं कि नमस्कार सर जी। नमस्कार परशुराम जी, कैसे हैं आप? और कार्यक्रम में बने रहिए। अब इनका प्रश्न आ गया है, पहले इनका प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद जो है थोड़ा सा विषय से अलग इनका प्रश्न है। कह रहे हैं सर कि क्या एसबीजी बॉन्ड लेना सही रहेगा? और आप अगर ट्रैक करते हो सर तो एसबीजी बॉन्ड पर जो है आपकी सलाह जानना चाहेंगे। इस पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी रुझान थोड़ा सा लोगों का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। तो अगर किसी को भी गोल्ड में निवेश करना है, तो एसपीजी बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको बेनिफिट ये है कि अगर आपने जब इश्यू आता है, इश्यू के टाइम पे आप निवेश करते हो, तो आप उसको उस पे आपको हर वर्ष का जो है एक इंटरेस्ट मिलता है, जी। और उसके साथ जो गोल्ड का अप्रिसिएशन है वो भी जारी रहता है। अगर और इंडिया में एक और चीज देखा गया बिल्कुल जी, कि लोग अक्सर गोल्ड को है ना लंबे समय के लिए होल्ड करना पसंद करते हैं। तो ये जो बॉन्ड जो होते हैं ये 7 साल के लिए होते हैं। 7 साल के बाद जो मैच्योरिटी आ गया, पैसा आपके पास वापस आ गया, और फिर चाहिए तो आप वापस एक नई स्कीम जो आएगी उसमें निवेश कर दीजिए, तो आपके पास गोल्ड कंटिन्यू रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप मैच्योरिटी तक उसको होल्ड करेंगे, तो जी। जो भी गेन्स है उस पर आपको कैपिटल गेन्स नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता। तो उस लिहाज से अगर हम देखेंगे इंटरेस्ट प्लस जो ग्रोथ, उसके साथ जो टैक्स का जो बेनिफिट है, उसके हिसाब से बिल्कुल अगर किसी को गोल्ड में निवेश करना है, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक अच्छा तरीका है गोल्ड में निवेश करने का। तो परशुराम जी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा तरीका है सोने में निवेश करने का। बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं, और इसकी दूसरी किस्त इस साल की सितंबर में लॉन्च होने वाली है, तो आप नज़र बना करके रखिए और मनी नाइन के साथ बने रहिए। जैसे आते हैं वो तुरंत सारी डिटेल के साथ हम आपके साथ वो जानकारी साझा करेंगे, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं पैसे। अब सर वापस लौटते हैं जरा हमारी आज की थीम के ऊपर, और प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को लेकर के निवेश के क्या कुछ फ़ायदे हैं, और इस योजना में क्या कुछ लाभ है, कितने रुपए से इसमें शुरुआत कर सकते हैं, किन लोगों को इसमें पैसे लगाने चाहिए? क्योंकि जो आंकड़े निकल करके आए हैं सर यहाँ पर वो काफ़ी इंकरेजिंग हैं। पहली तिमाही के अंदर हमने देखा है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 176% बढ़ करके 55,000 करोड़ रुपए रहा है, और ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही है एक क्वार्टर के अंदर जिस तरह का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो इसके पॉपुलर होने की वजह क्या है सर, इतना ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, किन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, और क्या कुछ रणनीति बना करके इसमें पैसे लगाने चाहिए? जी। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जैसे नाम कहता है कि ये सेविंग स्कीम जो है ना, ये 60 वर्ष के ऊपर जो भी रिटायर्ड व्यक्ति है, वो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो 15 साल के लिए 5 साल के लिए होता है, और इसमें आप मैक्सिमम 15 लाख रुपया निवेश कर सकते हैं पर रिटायर्ड पर्सन। तो ये जो ऑप्शन है, और हम सब जानते हैं कि रिटायरमेंट स्टेज पे बहुत से लोगों को रेगुलर इनकम की आवश्यकता होती है। अब उसको वो स्टेज पे आपको जब रेगुलर रिटर्न्स की जरूरत है, तो आप टिपिकली
उसको डिविडेंड के द्वारा या फिर जो इंटरेस्ट है उसके द्वारा आप उसको वापस लेना पसंद करते हैं। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है ये क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको देता है। इंटरेस्ट बड़ा है इसमें, अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट का रेट जो है वो काफी अच्छी तरह से बढ़ा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, और वो एक रीजन रहा है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हम और आप आज के टाइम पे इंटरेस्ट या रुचि जो है लोगों की ज्यादा देख रहे हैं। रेगुलर पे आउट मिलता है तो एक और अश्योरेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो स्टेज पर जब हम रिटायर्ड होते हैं तो हमको कैपिटल की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो चीज जो है वो इसमें रहती है। इसमें जी। जो है जो इंटरेस्ट जो आता है वो टैक्सेबल होता है, ये एक चीज का ध्यान देना जरूरी है। इंटरेस्ट टैक्सेबल है, हर क्वार्टर में आपको इंटरेस्ट मिलता है, और 5 साल की मैच्योरिटी के बाद आपके पास एक बार ऑप्शन रहता है जहां पे आप उसको 3 वर्ष से एक्सटेंड कर सकते हो। अच्छा अच्छा। ये जो है इन्वेस्टमेंट्स किसी भी सीनियर सिटीजन को अगर आप देखेंगे, उनका पोर्टफोलियो देखेंगे या फिर उनका एसेट एलोकेशन देखेंगे, तो आज के स्टेज पे वो स्थिति है विपुल जी जहां पे कोई भी सीनियर सिटीजन केवल डेट या फिर स्मॉल सेविंग्स के द्वारा अपना रिटायरमेंट पूरा जो फेज है वो पार नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल। एक अच्छा मिश्रण बनाना जरूरी है इक्विटी फंड्स के द्वारा और स्मॉल सेविंग स्कीम्स के द्वारा। तो ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम या फिर डेट एलोकेशन में ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है वो बहुत अच्छी तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। कुछ एक लोगों की अभी टिप्पणी आ रही है सर, कह रहे हैं कि क्या मान लीजिए मैं अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाह रहा हूं तो क्या सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसे मैं लगा सकता हूं? तो सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगाने के लिए हमारी उम्र जो है वो 60 साल होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो आज के टाइम पे और जो जो पैसा अक्यूमुलेट कर रहे हैं, आपको फिलहाल डेट में निवेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास समय है। आप उस समय को यूज करके उस पैसे को ज्यादा ग्रो कीजिए, और फिर वो स्टेज जब आएगा तब उसमें से थोड़ा पैसा जो है ऑफकोर्स आपको डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट में निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पे आपकी रिस्क लेने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो आपको ये स्कीम जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है, फिर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, ऐसे स्कीम्स में आप उसको निवेश करके एटलीस्ट आपका डेट एलोकेशन को आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक। इसमें सर कोई मिनिमम अमाउंट होता है क्या? क्योंकि जो लोग होंगे, जो लोग निवेश करना चाह रहे हों, रिटायरमेंट के इर्द गिर्द हो, कि इतना 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 मिनिमम अमाउंट आपको निवेश कर सकते हैं, कोई मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट है क्या इसको लेकर के सीनियर तो, सिटीजन स्कीम में? जी, तो हमारी जानकारी के हिसाब से इसमें मैक्सिमम लिमिट है 15 लाख का। जी। तो ये मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम का मुझे लगता नहीं है कि इसे कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट ठीक। होगा। लेकिन ब्याज काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, मुझे लगता है इसी वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी जो है लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। 8.2% जो है यहाँ पर ब्याज मिल रहा है, तो वो मुझे लगता है लोगों को आकर्षित कर रहा है, जिस वजह से एक क्वार्टर के अंदर हमने देखा कि इतना ज़्यादा निवेश आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग भी यहाँ पर निवेश अगर करना चाह रहे हैं तो आपको अगर एक नियमित अंतराल पर जो है अगर पैसे चाहिए, हर क्वार्टर में आपको ब्याज मिलता है। लेकिन हाँ, जैसा कि बताया हर्षद जी ने कि यहाँ पर ये जो जो आपको मिलता है ब्याज, वो टैक्सेबल होता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ पर रखना चाहिए। अगला सर जो स्कीम है उस पर जाएं उससे पहले जरा। अगर आपकी अनुमति हो तो एक हाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं हाँ, सीनियर बिल्कुल बिल्कुल सिटीजन। सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम चाहते हैं सारी बातों को रखा जाए। जी जी, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये जब आप निवेश करते हो तो उस समय का इंटरेस्ट रेट जो है वो लॉक हो जाता है, अनलाइक दूसरे सेविंग्स स्मॉल सेविंग स्कीम जहां पे इंटरेस्ट रेट जो है वो बदलता रहता है। अपने क्वार्टर के हिसाब से जो बदलते रहते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जब आप निवेश करते हो तो उस समय का आपका इंटरेस्ट लॉक हो जाता है। तो इसमें भी एक और ये है कि हम देख रहे हैं कि इतनी रुचि क्यों बढ़ गई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है आज के समय में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अराउंड 8.2% है। तो बेशक अगर ज्यादा रिटर्न्स है तो हम उसको आज के स्टेज पे लॉक करना पसंद करेंगे, क्योंकि मुझे फिर पता चल जाएगा कि मेरे 5 वर्ष के लिए मैं अराउंड 8.2% मुझे मिलता रहेगा हर वर्ष। तो तमाम लोग जो अभी रिटायरमेंट हुए हैं, जिनका रिटायरमेंट नज़दीक है, उनके लिए बड़ी अच्छी बात बताई है कि अगर इंटरेस्ट रेट हाई चल रहे हों, उस समय अगर आप पैसे लगाते हैं तो वो कम से कम लॉक हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में अगर ब्याज दरें कम भी होती हैं तो भी आपको जिस लेवल पे ब्लॉक हुआ है उसका लाभ मिलता रहेगा। तो इस वजह से ही यहाँ पर हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ते हुए देख रहे हैं। चलिए जरा अपने दर्शकों को बता दें कि अगर वो भी जुड़ना चाह रहे हैं हमारे साथ, तरीका क्या है? बहुत आसान तरीका है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर कोई भी सवाल आपका हो,
पीपीएफ को लेकर के, सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर के, पोस्ट ऑफिस स्कीम को लेकर के, किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो, और आपने पैसे लगा रखे हैं, लगाना चाह रहे हैं, कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। 9311211874 ये है हमारा दूरभाष क्रमांक नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। सवाल थोड़ा विस्तार से लिखिएगा, किस योजना में पैसे लगा रखे हैं, क्या सोच के लगाए हैं, क्या लक्ष्य हैं आपके, और क्या अगर आप को यहाँ से निकलना हो तो क्या आप निकलना चाहते हैं। डिटेल में आप सवाल भेजेंगे तो उतने ही उत्तर जो है हमारे जो आज के खास मेहमान हैं वो उतने ही विस्तार पूर्वक हर्षद जी आपको उत्तर देंगे। चलिए, इस बीच बहुत सारे हमारे दर्शक हैं और वो कह रहे हैं कि वो शेयरों के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आज जो बात हो रही है वो पर्सनल फाइनेंस को लेकर के हो रही है और स्मॉल सेविंग स्कीम को लेकर के हो रही है, तो अपने प्रश्न अगर आप उस पर भेजेंगे तो हम उसके उत्तर दे पाएंगे। चलिए, इस बीच परशुराम जी का एक और प्रश्न आया है कि सर मेरी एज 45 साल है, 3 साल से पीपीएफ में 15,000 रुपये नहीं शायद 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं क्या रेगुलर करना चाहिए इसे? पीपीएफ में सर 1.5 लाख रुपए ये लगा रहे हैं पिछले 3 साल से, 45 साल एज है, तो मुझे लगता है शायद रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए इन्होंने ये पैसे लगा रहे होंगे। क्या ये सही स्ट्रेटजी है इनकी, ये जानना चाह रहे हैं, क्या इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए? जी, तो बहुत से निवेशक ऐसे हैं जो पीपीएफ में अपना पैसा लगाते हैं लंबे समय तक उसको निवेश करके रखने में, क्योंकि गारंटीड है रिटर्न जो है, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफी डिसेंट रहता है अगर हम डेट की तुलना करें तो। दो तीन पॉइंट मैं इस पे कहना चाहूंगा। एक है कि आपकी उम्र के हिसाब से आपका रिटायरमेंट जो है वो कम से कम 10 से 15 साल ये समय है आपके पास। तो आप इसको आप डेट एलोकेशन समझिए जो आप अक्यूमुलेशन कर रहे हो आपके रिटायरमेंट के लिए। लेकिन ये ग्रोथ रेट जो है वो अराउंड 7.1% आज के समय में ग्रो कर रहा है, और आपके पास 15 साल का अच्छा 10 से 15 साल का अच्छा समय है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, लेकिन उसके साथ अगर आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपीस के द्वारा उसको इक्विटीज में निवेश करें, क्योंकि आपके पास समय है इसके लिए, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, तो वो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर आप सैलरीड है तो आप इसका भी ध्यान दीजिए कि आपका सैलरी से अगर ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में भी निवेश होता है, वो भी कहीं ना कहीं आपका डेट एलोकेशन की तरफ निवेश होता है। तो अक्सर लोग जो है जो सैलरीड भी रहते हैं उनका ईपीएफ भी चलता होता है, और कभी कभार वो पीपीएफ में भी निवेश करते रहते हैं। तो उसकी वजह से आपका जो डेट एलोकेशन काफी बड़ा हो जाता है, और जो ग्रोथ रेट आपके ओवरऑल पैसे का जो होता है, जो 10 से 15 साल या 20 साल का आपके पास समय है रिटायरमेंट के लिए, उसमें आपका ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये इन चीजों का ध्यान देंगे तो नो डाउट पीपीएफ एक अच्छा ऑप्शन है जहां पे आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपके पास समय है, इसके लिए सलाह दी है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ईपीएफ आपका कट रहा है तो फिर पीपीएफ में पैसे नहीं लगाने चाहिए या बहुत कम लगाने चाहिए? तो उसमें आप अकाउंट को, अगर आपका अकाउंट जारी है तो आप उसमें कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपका पहले से डेट एलोकेशन जो है वो आपका ईपीएफ में हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आपका हर महीने जो है ना पीपीएफ प्लस ईपीएफ मिलके, ऐसा ना हो कि आपका टोटल पैसा जो है उसमें से ज्यादातर पैसा डेट में लगे, जबकि आपके पास इस पैसे को बढ़ाने के लिए आपके पास 10, 15, 20 साल है। तो इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए आप लोग, और यही छोटी छोटी चीज़ें आपके पैसों को बड़ा बनाती हैं। सर, अब अगली स्कीम के बारे में बातचीत कर लेते हैं जो हाल ही में जो है लॉन्च हुई है, महिला सम्मान पत्र को लेकर के। यहाँ पर सर निवेश के क्या कुछ फ़ायदे हैं, किस एज ग्रुप के लोगों को, किस एज ग्रुप की महिलाओं को यहाँ पर जो है निवेश करना चाहिए? और अभी हमने देखा इस फाइनेंशियल ईयर में, चूँकि अभी लॉन्च हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, यहाँ पर भी ठीक ठाक निवेश आया है, करीब 6750 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश यहाँ पर देखने को मिला है। आप कैसे देख रहे हैं इसे, और इस पर जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उस पर आपकी क्या राय है, और किन के लिए ये फ़ायदेमंद है? देखिए, जैसा इस स्कीम का नाम है, ये महिलाओं के लिए है, और ये कोई भी एज की महिला इसमें निवेश कर सकती है। 2 साल का ये इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे 7.5% जो पर एनम इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो अगर आप देखें तो ये एक एग्जिस्टिंग स्मॉल सेविंग का जो पार्ट है उसी तरह से देखेंगे, और उसको आपने महिलाओं के लिए एक अलग सा प्रोडक्ट करके रेडी किया है। तो ऐसे निवेशक जिनको आपका 2 साल का होराइजन है और गारंटीड 7.5% मिल रहा है, तो वो बेशक कोई भी निवेश कर सकता है, कोई एज ग्रुप तो उसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 वर्ष में पैसा आपको वापस मिल जाएगा। महिलाएं सर वैसे भी थोड़ा सा
थोड़ा सा खास तौर से मध्यम वर्ग में और भारत खास तौर से ग्रामीण इलाकों में वो अपने पैसे पे कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती हैं और वो पैसे को बड़े सजो करके रखना चाहती हैं। तो क्या ऐसे जो ग्रामीण महिलाएं हैं या फिर शहरों में भी जो महिलाएं बहुत ज़्यादा बचत रखने में भरोसा रखती हैं, उनके लिए क्या इस स्कीम को आप बेहतर मान रहे हैं कि 2 साल में अगर 7-7.5% की दर से पैसा बढ़ रहा है तो एक हिस्सा उनको अपना इधर वो लगा सकती हैं महिला सम्मान बचत पत्र में? जी बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये उनको एनकरेज करेगा कि आप जो पैसा जो घर पे रखते हो या फिर कहीं पे अलमारी में बचा के रखते हो, उसको आप उसमें आप रिटर्न्स भी कमाइए, नो डाउट। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स पहले से अवेलेबल है, पोस्ट ऑफिस में भी अवेलेबल है। अगर हम देखेंगे 2 वर्ष का अगर पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट देख लीजिए तो उसका रिटर्न बहुत करीब आएगा, 7.5%। हाँ, लेकिन ये एक जरिया है, एक तरीका है जहाँ पे आप आपने एक स्कीम को नाम देकर आप उनको मोटिवेट कर रहे हो या फिर एनकरेज कर रहे हो कि आप पैसा बचत करना और निवेश करना शुरू कीजिए। और विपुल जी, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बार आप घर से निकल कर जब निवेश करना शुरू करते हैं ना, और निवेश करने के लिए ये पहला कदम जब है, यहाँ पे आपको पता है कि आप निवेश करने के बाद आपको रिटर्न मिलता है और गारंटीड है, तो आपको जो जो निवेश करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते हो। तो ये एक बिल्कुल। स्टेपिंग स्टोन हो सकता है जो सेगमेंट को आप जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि एक बार जब आप बचाने की आदत लग जाती है या निवेश करने की आदत लग जाती है तो उसमें बहुत सारी जानकारियां अपने आप, जब चूँकि आप एक बार घर से बाहर निकलते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं और कौन कौन से विकल्प हैं इसके बारे में पता लगता है। तो शुरुआत आप निश्चित रूप से यहाँ से कीजिए और आगे चल करके आपको बहुत सारे विकल्प और बेहतर विकल्प भी मिलते हुए दिखाई देंगे। 2 और स्कीम जिसके बारे में अभी थोड़ा बहुत हम लोग जिक्र भी कर रहे थे, पीपीएफ को लेकर के सवाल भी था। पीपीएफ और सुकन्या में हम देख रहे हैं सर, एक तो ब्याज भी, इंटरेस्ट रेट भी अच्छे मिल रहे हैं, टैक्स में भी छूट मिलती है। कुल बचत का कितना हिस्सा यहाँ पर निवेश करना चाहिए और आप पीपीएफ और सुकन्या दोनों के क्या कुछ फ़ायदे हैं और वहाँ पर किन लोगों को निवेश करना चाहिए, इसके बारे में भी अगर आप डिटेल बता सकें हमारे दर्शकों को। तो जी, तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो अच्छे ऑप्शन है उन निवेशकों के लिए जो लंबे समय तक पैसा निवेश करना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं पैसों की ज्यादा सेफ्टी पे ध्यान देना चाहते हैं। तो ये दोनों स्कीम्स में आपको रिटर्न्स तो डिसेंट मिल ही रहे, जैसे आपने सही तरीके से कहा विपुल जी। दूसरा है टैक्स बेनिफिट, जो दोनों 80 सेक्शन 80C में आपको बेनिफिट होता है। और ये प्रोडक्ट्स का एक एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो जो जैसे मैंने कहा, जो सेफ्टी ज्यादा पसंद करते हैं। पीपीएफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जब जब बच्चे यंग हो, उनके नाम से अगर आपने पीपीएफ अकाउंट शुरू कर दिया, भले छोटे अमाउंट से शुरू करें लेकिन शुरू कीजिए, क्योंकि पीपीएफ का पहला जो फेज है वो 15 साल का आपका लॉक इन फेज है। वो जितना जल्दी शुरू हो उतना बेटर होता है, क्योंकि जब एज जब आगे बढ़ेगा तो आपका मैच्योरिटी आता है और फिर आपके पास पीपीएफ में हमेशा एक ऑप्शन रहता है कि आप उसको 5 वर्ष से उसको एक्सटेंड करें। तो जब जब बच्चे छोटे हो या यंग हो, उस समय पे अगर आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन कर दिया तो उनके लिए एक अच्छा एक एवेन्यू बन जाता है, डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट, जहां पे गवर्नमेंट की बैकिंग हो और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आता हो, तो उनका डेट एलोकेशन कहीं ना कहीं वो सॉर्ट आउट हो जाता है। सुकन्या समृद्धि गर्ल चाइल्ड के लिए निवेश करने के लिए है, जहां पे आप एक एक पर्टिकुलर अमाउंट में आप हर वर्ष निवेश करके जब वो 21 वर्ष की होती है उस समय पे आपको आपको पैसा मिलता है। तो ये बेसिकली एजुकेशन या फिर शादी के लिए, प्रीडोमिनेटली एजुकेशन के लिए आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जैसे कोई, जैसे मैं कह रहा था कि कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है उसको आप फिक्स करना ये काफी सब्जेक्टिव होता है विपुल जी। कि आपका 2-3 चीजें हैं उसमें, एक है कि आपकी मंथली बचत करने की क्षमता, दूसरी है कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता, और टाइम होराइजन बहुत मायने रखता है। तो ये सारी चीज को देखकर फिर ही हम बता पाते हैं कि आपको ऐसी स्कीम में निवेश करना चाहिए, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका गोल अमाउंट काफी बड़ा हो और आपके पास निवेश करने के लिए लिमिटेड पैसा है, तो फिर आप उसको थोड़ा सा एलोकेशन इसमें कम करके आप उसको थोड़ा अग्रेसिवली तरीके से भी देखना चाहिए। तो इसके अपने फ़ायदे हैं, टैक्स में छूट मिलती है, एक निश्चित ब्याज मिलता है, लेकिन जैसा कि बताया सर ने कि
आपको अपने लक्ष्य को, अपने गोल को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनानी चाहिए। आपके पास कितना समय है, कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट एक एक्स पीरियड के बाद चाहिए होगा, उसको किस रफ्तार से बढ़ना चाहिए, उस तमाम चीज़ों को देख करके आप अपने एसेट का एलोकेशन करें। कुछ पैसे यहाँ रखना चाहें तो यहाँ भी रख लें, ताकि एक एक निश्चित अमाउंट कटता जा रहा है आपका। बाकी जगहों पर जो विकल्प मौजूद हैं उनमें भी आप निवेश कर सकते हैं। सर, पोस्ट ऑफिस स्कीम और किसान बचत पत्र, ये बहुत परंपरागत रूप से हम देखते आए हैं कि मेरे पिताजी के पिताजी, वो तमाम लोग जो है पैसे यहाँ पर सुरक्षित अपना मानते थे। अब तो बहुत सारे विकल्प हो गए हैं। अभी इनकी कितनी महत्ता रह गई है? और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 7-7.5% का ब्याज मिल रहा है। क्या इसमें निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या आपको लगता है बहुत बहुत पुराना विचार है, इसमें अवॉइड ही करना चाहिए? आपकी राय। देखिए विपुल जी, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आप लंबे समय तक रखो और आपको गारंटीड रिटर्न्स दे, और खास करके 7-7.5% आज के स्टेज पर, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर मुझे पैसा जो है वो 5 वर्ष से ज्यादा रखना है या फिर 7 वर्ष से ज्यादा रखना है, तो कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो 7-7.5% से ग्रो करे, या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटलीस्ट उसमें पोटेंशियल हो कि वो अराउंड 10-10.5% से ग्रो करे? तो ये जो है, यहीं पे जो डिफरेंस आ जाता है कि वो लोग जो सेफ्टी ज्यादा पसंद करते हैं, जिनको ज्यादा सिक्योर्ड तरीके से निवेश करना है, वो बिल्कुल पोस्ट ऑफिस और किसान विकास पत्र को प्रेफर करेंगे। जी। अगर आप देखेंगे, आमतौर पर इन्फ्लेशन जो है वो अराउंड 6-6.5% होता है। तो वो भी एक नजर में रखना चाहिए जब आप डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें। मैं सिर्फ स्मॉल सेविंग स्कीम या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल डेट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। अ, दूसरे पोस्ट ऑफिस स्कीम में अगर हम बात करें, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि कोई भी सीनियर सिटीजन हो, उनको एटलीस्ट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया या फिर प्रधानमंत्री वय वंदना हो गया, ये अच्छे ऑप्शन है, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। और वो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वो एज और वो स्टेज पर, नो डाउट। एक और चीज है विपुल जी, कि ऐसे स्कीम में ना पैसा जो है वो लॉक हो जाता है, तो इसको हम लिक्विडिटी जो है ना, वो नहीं रहती है। जो जिनकी रिस्क लेने की क्षमता जो है, उनके लिए लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। और हमको इस बात का ध्यान देना है कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे 5 साल या 3 साल में 7.5-7% जरूर मिलेगा, लेकिन मेरा पैसा जो है वो कोई ना कोई स्टेज पर वो लॉक्ड रहेगा, राइट? बिल्कुल। तो केवल रिटर्न्स और सेफ्टी अट्रैक्ट ना करे, वो लिक्विडिटी भी जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो भी आप ध्यान दें जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, फिर वो पोस्ट ऑफिस हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो या कुछ भी हो, उसमें आप लिक्विडिटी का खास करके ध्यान दें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही कि कोई भी वो हो, लेकिन ये है कि पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा बीच में, आपको अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये बात आपने काफ़ी महत्वपूर्ण की। इस बीच राजेश नरोला जी ने टिप्पणी की है कि सर, आई एम इन्वेस्टेड इन सीनियर सिटीजन स्कीम, और इन्होंने कहा है कि लेकिन ये बैंक में खुलती है, ना कि पोस्ट ऑफिस में, और पीओ सर्विसेज जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, ये बैंक में खुलवानी चाहिए, पोस्ट ऑफिस में नहीं खुलवानी चाहिए, ये इनका ये कह रहे हैं कि ये इनकी टिप्पणी आई है। कह रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में सेवाएं बड़ी ख़राब हैं, और बैंकों में अगर आप खुलवाएंगे सिटीजन स्कीम तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे राजेश नरोला जी की बात पे? देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे वो स्कीम में निवेश करना है। अगर आप एसबीआई बैंक में आप जाके भी आप कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट ओपन करके, बहुत सीमलेस हो जाता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। हमारे कुछ क्लाइंट्स ने किया है और उनका एक ही दिन में सारा काम हो है। तो आप पोस्ट ऑफिस में जाइए या फिर आप स्टेट बैंक में जाइए, कहीं पे भी जाएंगे तो आपका ये जो काम जो है वो सीमलेसली हो जाता है। और आपका प्रायोरिटी ये है कि आप अकाउंट खोल के, क्योंकि ये एक बार का फॉर्मेलिटी है, बाद में आपको कोई कोई इश्यूज आते नहीं है, क्योंकि हर क्वार्टर में के एंड में इंटरेस्ट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है। ये मुझे लगता है राजेश जी का व्यक्तिगत अनुभव होगा कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा रहे हैं तो वहाँ पर अनुभव उनका अच्छा नहीं रहा, और वहाँ पे उनको सेवाएं काफ़ी ख़राब मिली हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत अनुभव भी हो सकता है। अब अगला प्रश्न ये है सर कि अगर चुनना हो आरडी या फिर एसआईपी, कौन सा बेहतर विकल्प है, या दोनों का मिक्स? जी, तो
आपने कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन में ये कहा, विपुल जी, कि हम म्यूचुअल फंड्स की इंडस्ट्री से आते हैं। तो एसआईपी हमारे लिए बहुत, अगर हम कहेंगे दिल के करीब है, तो बिल्कुल है। लेकिन बात यह है कि आरडी का भी एक इस्तेमाल होता है। और समझ लीजिए, आरडी एक अच्छा तरीका है अगर मुझे शॉर्ट टर्म या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी पैसे को इकट्ठा करना है। इसे एक तो एग्जांपल दे दूंगा। समझ लीजिए कि हर वर्ष मुझे पता है कि मेरे डॉटर का स्कूल फीस जो है वो वर्ष में मुझे 2 बार देना है। तो मैं एक आरडी कर लूंगा, और वो आरडी जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से हर महीने मेरे अकाउंट से कटेगा और साइड में पार्क होगा। अब हर 6 महीने के बाद मुझे इसका हेडेक नहीं है, तो मुझे उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा कि मैं फीस का जो पैसा जो है वो कहाँ से लाऊं, क्योंकि आरडी आप यूज कर सकते हैं। उसी तरह से ऐसे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जैसे स्कूल फीस हो गए, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, बहुत से लोग जो है आरडीज को यूज करते हैं होम लोन का जो पार्ट पेमेंट को या फिर होम लोन को कम करने में। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तो आरडीज से कुछ कुछ अगर हम यूज करेंगे तो है, नो डाउट उसमें। अगर आपको लंबे समय के लिए निवेश करना है, जो किसी भी व्यक्ति के, अगर आप किसी को भी ले लें और फाइनेंशियल गोल देख ले किसी का भी, या फिर ऑब्जेक्टिव देख ले जहां पे पैसे को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो एसआईपी से अच्छा तरीका कहीं भी नहीं है। तो ठीक। एसआईपी के द्वारा आप उसको लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं, खास करके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, जहां पे आपका पैसा धीरे धीरे करके डिसिप्लिन मैनर से ग्रो करता है। जी। आरडी का कॉन्सेप्ट और एसआईपी का कॉन्सेप्ट है वैसे सिमिलर। अंतर यह है कि आरडी जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश होता है। एसआईपी ऑफ कोर्स डेट म्यूचुअल फंड में भी जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हैं, क्योंकि वो पैसा आप धीरे धीरे करके स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा निवेश करके उसको बढ़ाते हैं। जी। चलिए सर, आखिरी टिप्पणी, बहुत संक्षेप में उत्तर चाहेंगे कि ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं सर, इनमें इन्वेस्टमेंट करते समय जो तमाम हमारे दर्शक सुन रहे हैं अपनी देर से, वो उनके लिए क्या कुछ टिप्स रहेगी कि इनमें इन्वेस्टमेंट करते समय किन बातों का ख्याल रखा जाए, इनमें क्या कुछ बेनिफिट्स हैं, क्या यहाँ के डिसमेरिट्स हैं, क्या यहाँ के नुकसान हैं, वो अगर आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को बता सकें ताकि वो खुद निर्णय कर पाएँ कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। जी। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये पैसा जो है वो सिक्योर्ड रहेगा, और आपका आपका जो इंटरेस्ट जो आपको कमिटेड है, या फिर जो इंटरेस्ट जो जो अश्योर कर रहे हैं आज के स्टेज पर, वो आपको मिलता रहेगा। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है स्मॉल सेविंग स्कीम का, जो बहुत से निवेशकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विपुल जी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपना टाइम होराइजन देखें। आपको पैसा कब चाहिए, मुझे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, मिड टर्म में के बाद चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म के बाद, उसके अनुसार जो है आप इन स्कीम्स को यूज कीजिए। शॉर्ट और मीडियम ड्यूरेशन के लिए अगर यूज करना है तो आप इसको यूज कीजिए। लंबे ड्यूरेशन के लिए दूसरे भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, आप उसको देख सकते हैं। गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग अगर आप करेंगे तो आपको और बेनिफिट होगा। ऐसा ना हो कि मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, चलो मान लो मैंने पीपीएफ अकाउंट खोल दिया और पीपीएफ में पार्क कर दिया। ऐसा नहीं होता, कोई भी इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता। तो जितना आप उस पैसे को गोल बेस्ड मैप करके चलेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक। लॉक इन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पैसा जो है कुछ कुछ स्कीम्स में पैसा 5 वर्ष, 15 वर्ष, 7 वर्ष के लिए लॉक हो जाता है, फिर उससे ज्यादा भी अगर हम सुकन्या समृद्धि की बात करें तो। जी। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का इंटरेस्ट रेट जो है वो हर क्वार्टर में चेंज होता है, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का क्वार्टर के बाद। तो इसका भी आप ध्यान दें कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आप निवेश कर रहे हो तो जो है वो क्या बदलते जाएगा। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऐसा स्कीम है, जैसा हमने कहा, जहां पे इंटरेस्ट रेट जी। नहीं बदलता, लेकिन ज्यादातर स्मॉल सेविंग स्कीम जो है वहां पे आपका इंटरेस्ट का रेट जो है वो हर क्वार्टर के हिसाब से चलता है। ठीक। सर, चलते चलते एक छोटी सी टिप्पणी और लेना चाहेंगे। राजेश नरोला जी का प्रश्न हम चाह रहे हैं, चूँकि वो आपने बोल दिया कि म्यूचुअल फंड वाली बात, तो उन्होंने अपना सवाल भी भेज दिया और उन्होंने कहा कि सर मेरी डेली एसआईपी चल रही है 1000 रुपये की। एक तो उन्होंने निफ्टी 50 में लगा रखे हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड में लगा रखे हैं, और फ्लेक्सी कैप फंड में भी लगा रखे हैं। क्या ये सही है कि नहीं सही है? आपकी एडवाइस चाहते हैं वो। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बधाई हो कि आपने एसआईपी के द्वारा निवेश करना शुरू किया। और जो फंड आपने कहे हैं, निफ्टी 50 जी। और फ्लेक्सी कैप, ये अच्छे फ्लेक्सी कैप। फंड हैं।
हाँ और एक जी बैंकिंग का इन्होंने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड ले रखा है, एक जी फ्लेक्सी कैप है इनके पास, और इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 का ले रखा है। जी। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेक्टोरल फंड हो गया, थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश होता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। लेकिन एक आज के दिन भी अगर देखेंगे तो ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का तकरीबन 30 to 32% जो एलोकेशन जो है वो जी। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में है। तो फिर भी वो सेक्टोरल फंड है, आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। बाकी जो आपने कहा निफ्टी 50 और फ्लेक्सी कैप, वो अच्छे हैं, अच्छे कैटेगरी है। कौन से फंड में निवेश करते हैं वो भी जानना जरूरी है, जो आपके प्रश्न में हमको अंदाजा नहीं आ रहा है। तो वो नाम भी जरूरी होता है जब हम किसी भी फंड को देखें। निफ्टी 50 का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो इंडेक्स फंड पैसिव। है। जी जी, वो पैसिव फंड है। लेकिन पैसे। फ्लेक्सी कैप, कौन सा फ्लेक्सी कैप में आप निवेश कर रहे हैं वो जानना जरूरी है। तो नरोला साहब, अगर आप कंपनी का नाम भी लिखते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन कोई बात नहीं, आपका निवेश सही है और अगर आपकी एएमसी सही है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर आप और डिटेल में भेजते तो बहुत अच्छी बात रहती। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हर्षद जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और क्या कुछ फ़ायदे, क्या कुछ नुकसान, क्या किस तरीके से निवेश करना चाहिए स्मॉल स्कीम्स में के अंदर, वो तमाम लघु लघु बचत योजनाओं के बारे में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल अब आज के कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया है। परशुराम जी की टिप्पणी आई है कि विपुल जी आप 1 बजे के प्रोग्राम में आइए। तो सर अब सोमवार से 1 बजे आपसे मुलाकात होगी। सोमवार को प्रियंका जी 4 बजे से अपना इस कार्यक्रम की कमान संभालेंगी। तो दोपहर 1 बजे शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो आप पूछिए 9311211874 पर, आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं और फिर सोमवार को मुलाकात करते हैं। लेकिन वीकेंड पे बहुत सारे खास हमारे कार्यक्रम रहते हैं, उस पर आप नज़र डालिए। इकोनॉमिकम को पे नज़र डालिए, इंश्योरेंस सेंट्रल आ रहा है और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, सोमवार को दोपहर 1 बजे मिलते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।